हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एएमएम मैथ क्लासेस पर। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि उदाहरण नंबर 9 को हम प्रश्नावली 1.3 उदाहरण नंबर 9 को हम हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रमेय 1.3 का चर्चा कर चुके हैं, जिसके जिसके द्वारा प्रमेय 1.4 भी बन गया था। अब हम उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर हम प्रश्न संख्या इसका नहीं उदाहरण नंबर 9 हम हल करने जा रहे हैं, जो प्रश्नावली 1.3 में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि उदाहरण नंबर 9 को हल करने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 9 को हल करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसका हम उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? कि परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, √3 को हम परिमेय संख्या माने तो √3 बराबर हम p/q लिख सकते हैं। अब देखो, जब भी परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में हम दर्शाते हैं। तो मेरा क्या होना चाहिए कि q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। q अगर जीरो हो जाएगा तो मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? q नहीं होना चाहिए, किसके बराबर? जीरो के बराबर। और p और q का जो मतलब HCF होना चाहिए, एक होना चाहिए। जिसका HCF एक आता है उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। जिसका HCF एक आता है मेरा, उसको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य। तो p और q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य। सहअभाज्य। p और q क्या है? सहअभाज्य है। p और q क्या है मेरा? सहअभाज्य। अब क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको एक है इसके नीचे, तो अब क्या करते हैं, हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं। √3q और p। √3q बराबर p। अब क्या करते हैं हम, q बराबर p, इधर गुना में √3 इधर आएगा तो बराबर से इधर तो भाग में आ जाएगा। तो q बराबर क्या आया? p/√3। अब क्या करते हैं हम, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करते हैं हम? वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर p का स्क्वायर बट्टे √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। अब हम समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो, समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लिए। अब q क्या है? एक मेरा पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है, क्योंकि दो पूर्णांकों को अगर हम भाग देते हैं तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो p/q आया तो तभी ना p/q। q और p का जब उभयनिष्ठ संख्या 1 आया, जिसका गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया, तो तभी हम सहअभाज्य इसको कहें। तो q क्या है? मेरा पूर्णांक है। चूँकि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, इसलिए q स्क्वायर भी, अरे भाई कोई संख्या 2 है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक है ना, गोटा संख्या। अब इसका स्क्वायर भी कर दो तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है, इसका स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार कह सकते हो q एक पूर्णांक तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। अब देखो, p²/3 भी पूर्णांक होगा। p², इसलिए p²/3 भी पूर्णांक है। पूर्णांक है। अब देखो, p²/3 को पूर्णांक होने के लिए क्या होगा कि p² को 3 से भी मतलब भाज्य होना जरूरी है ना, तभी होगा ये पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। अर्थात तो p के जगह पे कोई संख्या ले लो, जैसे 9 ले लो। p² के जगह पे 9 ले लो। p² के जगह पे 9 का स्क्वायर कर दिए, बट्टे 3 कर दिए। अगर हम p² को हम पूर्णांक p²/3 को हम पूर्णांक तभी कहेंगे, मतलब पूरा पूर्णांक तभी आएगा जब ये मतलब p² या यहाँ पे बोल सकते हो 9 का स्क्वायर मेरा 3 से कट जाए या भाज्य हो जाए। तो फॉर एग्जांपल 9×9 = 81/3।
3 27 बार में हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखो ये पूर्णांक प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, 27 ही मेरा पूर्णांक संख्या है क्योंकि एक पूरा पूरा अंक है, दशमलव बिन में नहीं है। तो क्या होगा कि चूँकि मतलब इसलिए पी स्क्वायर बट्टे 3 भी एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ दे सकते हो आप पी स्क्वायर को 3 से विभाजित होना जरूरी है। पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, पी स्क्वायर 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, तभी मेरा पी बटे 3 क्या होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। इसलिए पी भी है ना, इसका स्क्वायर भी हटा दोगे, इसका अगर 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर को भी हटा दोगे ना, ये वर्ग को हटा भी दोगे तो फिर भी ये मेरा 3 से विभाजित होगा ही होगा, 3 तिया 9 3 बार में। तो लिख सकते हो इसलिए पी 3 से भाज्य होगा। तो अगर p 3 से भाज्य होगा तो मान लेते हैं हम, फिर भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा ना। p अगर 3 से भाज्य हुआ, p की जगह पे 9 डाले हम, और 3 से भाज्य होगा तो पूर्णांक 3 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं, माना p बट्टे 3 क्या है मेरा, एक पूर्णांक प्राप्त आया, तो पूर्णांक को k1 मान लेते हैं। तो k1 एक क्या है मेरा, पूर्णांक है, k1 एक क्या है, पूर्णांक, k1 एक पूर्णांक है। अब क्या करते हैं हम, अब कोना कोनी गुना करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो p बराबर 3k1। अब क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। देखो अब p बराबर 3k1 आया, 3k1। तो p के जगह पे हम क्या करते हैं कि p का वैल्यू रख देते हैं 3k1। तो समीकरण यहाँ डाल सकते हैं, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या कहता है मेरा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3 डाल सकते हो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया मेरा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के जगह पर क्या, 3k1 का स्क्वायर, 3k1 पे पूरा पे स्क्वायर बट्टे 3। अब क्या करते हैं हम, के स्क्वायर बराबर, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9, k1 का स्क्वायर बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया मेरा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा, 3k1 का स्क्वायर। अब क्या होगा मेरा, इसको हम क्या करते हैं, k1 को अलग कर लेते हैं क्योंकि k1 एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो k1 को हम पूर्णांक मान लिया है ना, तो k1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब देखो क्यू स्क्वायर बट्टे 3। तो क्या कर सकते हैं उसको हम, चूँकि k1 को हम पूर्णांक माने हुए ना, देखो इससे पहले जो हम k1 को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे, k1 को क्या माने थे, हम एक पूर्णांक माने थे। तो लिख सकते हो वहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि k1 एक पूर्णांक है, k1 पूर्णांक है, इसलिए k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा भी। अरे भाई किसी संख्या का अगर पूर्णांक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्ग भी कर दोगे तो फिर भी तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार k1 एक पूर्णांक है, k1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, भी पूर्णांक है, भी पूर्णांक है। अब देखो क्यू स्क्वायर बट्टे 3 अगर पूर्णांक संख्या होगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 3 भी पूर्णांक संख्या होगा। अब देखो क्यू स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है डाल दो सीधा, होगा नहीं डालो, है। अब क्या है कि क्यू स्क्वायर बट्टे 3 को अगर पूर्णांक होने के लिए क्या कंडीशन है कि क्यू स्क्वायर को 3 से विभाजित होना या भाज्य होना आवश्यक है, तभी ये मेरा संख्या पूर्णांक प्राप्त होगा।
तो डाल सकते हो क्यू, इसलिए क्यू स्क्वायर को है ना 3 से भाज्य होना होगा, भाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, तभी मेरा क्यू स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक संख्या, इसलिए यहाँ पे भी डाल सकते हो। इसलिए देखो इसलिए क्यू भी 3 से, अगर स्क्वायर भी हटा दोगे फिर भी, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हटा भी दोगे, अगर किसी संख्या से अगर कट रहा है तो फिर भी कटेगा ही, किसी भी अभाज्य संख्या से कट रहा है। जैसे हम प्रमेय 1.3 में पढ़े थे ना, तो क्यू भी 3 से क्या होगा, भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, तो क्यू क्यू अगर 3 से भाज्य होगा तो फिर भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्यू बट्टे 3 बराबर, इसको हम ये वाला पूर्णांक को के टी मान लेते हैं, के टू एक पूर्णांक है, क्या है मेरा के टू, क्या है मेरा एक पूर्णांक, के टू एक पूर्णांक है। के टू एक पूर्णांक है। अब क्या करते हैं, हम कोना कोनी गुना कर देते हैं, ये इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते, तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर 3k2। तो इसको हम समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। इससे पहले हम समीकरण नंबर कितना माने हुए थे, समीकरण नंबर, इससे पहले हम समीकरण नंबर यहाँ पे हम कितना, अरे यहाँ पे भाई 2 होगा, समीकरण नंबर 2 होगा यहाँ पे ना, समीकरण नंबर 2, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 और 3। अब देखो समीकरण 2 में क्या है मेरा, p बराबर क्या है 3k1। अब समीकरण नंबर 3 में क्या है कि q बराबर 3k2। अब देखो p को क्या होना चाहिए मेरा, p और q का जो मेरा मतलब गुणनखंड में जो कॉमन आना चाहिए, कॉमन मतलब कोई संख्या, तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक ही आना चाहिए। इसमें क्या है कि p और q का जो गुणनखंड में आया, देखो p का गुणनखंड क्या है, p बराबर क्या है 3k1, p बराबर क्या है 3k1, और q बराबर है 3q2। तो p बराबर 3k1, p बराबर 3k1, q बराबर 3k2। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसके गुणनखंड में 1% होना चाहिए, तभी मेरा सहभाज्य कहलाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि 3% है, 3 मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, p और q का उभयनिष्ठ संख्या 3 है, तो इसमें 3 आ गया ना उभयनिष्ठ, तो मेरा अभाज्य संख्या तो सहभाज्य तो नहीं ना होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप, तो समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि क्या 3 है ना, ये 3 जो है, तीन जो है p और q का, p और q का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना, का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ q का p और q का p और q का उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर मतलब p और q का गुणनखंड लोगे ना, जैसे लिए है ना, तो 3 आया, तो उभयनिष्ठ संख्या उसी कहते हैं जो सभी में मौजूद है। तो 3 जो है p और q का उभयनिष्ठ है, अतः p और q सह अभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। तो क्या कह सकते हो तुम, p और q सहअभाज्य नहीं है, p और q सहअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का
विरोधाभास है। हम माने थे कि मतलब पी और क्यू सहअभाज्य है, लेकिन उल्टा हो गया इसका, है ना। तो अभाज्य ही मतलब नहीं आया, है ना, सहअभाज्य ही नहीं आया। हम इसको पी और क्यू को क्या माने थे, सहअभाज्य माने थे, मतलब इसका एचसीएफ एक माने थे, लेकिन एचसीएफ यहाँ 3 आ रहा है, तो इसका उल्टा हो क्या, कि ना हो गया। तो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास विरोधाभास है। अतः लिख सकते हो, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करने जा रहे हैं हम कि अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि पूर्णांक पूर्णांक का खेला करते हैं, पूर्णांक पूर्णांक का खेला करते हैं। अब पूर्णांक पूर्णांक का खेला कौन सा थ्योरम है, अरे भाई मैंने थ्योरम बनाया है। अरे ध्यान किधर, इधर देखो, ध्यान इधर इधर देखो। आप देखो पूर्णांक पूर्णांक का खेला करते हैं। अब दो पूर्णांक लेते हैं, दो पूर्णांक की बात करते हैं, दो पूर्णांक की बात करते हैं, दो पूर्णांक की बात करते हैं। अरे क्या मांग रहे हो, अरे दो पूर्णांक है, अरे दो संख्या ना होते एक दो, वो मांग रहे हो। दो पूर्णांक की बात करते हैं। अब दो पूर्णांक क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लो, दो पूर्णांक को अगर जोड़ोगे तो कोई बच्चा क्या बोलेगा, सर पूर्णांक प्राप्त होगा, कोई बचेगा नहीं, सब पूर्णांक प्राप्त नहीं। हम बोलेंगे नहीं। अब क्या करते हैं, हम दो पूर्णांक को समझते हैं कि दो पूर्णांक से दो पूर्णांक को अगर जोड़ दे या घटा दे, अब भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखो दो पूर्णांकों को हम क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। बोलेंगे सर अब हम जोड़ पढ़ेंगे, नहीं रे बाबू यहाँ काम पड़ेगा भी, देखना तुम। दो पूर्णांकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो पूर्णांक, अरे भाई पूर्णांक नहीं समझते, पूरा पूरा अंक। फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, 2, 3, सिवाय पॉइंट को छोड़ के। अब बोलेगा कोई बच्चा कि सर 4.2 एक पूर्णांक है, नहीं यार ये पॉइंट में आ गया, खाली 4 की बात करेगा तब वो पूर्णांक कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो पूर्णांक, एक दो ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, दो पूर्णांक आ गया। हेलो एक 3 ले लेते हैं हम, 2+3 क्या है, 5 है, 5 भी तो एक पूर्णांक संख्या है। हाँ, 2+3 एक लिए तो 5 है, 5 भी तो एक पूर्णांक संख्या है। अब फिर बात करते हैं हम 4+3 की बात करते हैं। 4+3, 4 एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक, इसको हम जोड़ेंगे तो फिर भी तो पूर्णांक प्राप्त होगा। हाँ अब समझे हम बात, बतवा हम समझे। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं दो पूर्णांकों को, घटाते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, दो पूर्णांक, एक 3 ले लो, एक 2 ले लो, इसको घटाओगे तो फिर भी एक प्राप्त है, एक भी तो पूर्णांक संख्या है। ले लो 4 और 3 ले लो, 4 और 3 ले लो, 4 और 3 को जब घटाओगे तो फिर भी एक पूर्णांक एक ही प्राप्त होगा। अब बच्चा बोलेगा सर आप एक चीज़ कहाँ कर रहे हो, -4 ले लो और +3 ले लो, तो फिर भी तो कितना, -1 ही, -1 भी एक पूर्णांक है, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये सब जितना आया मेरा धनात्मक पूर्णांक आया। अभी ये भी धनात्मक पूर्णांक प्राप्त आया, ये भी धनात्मक पूर्णांक प्राप्त है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन आया तो पूर्णांक। अब क्या करते हैं हम, दो पूर्णांकों को क्या करते हैं, भाग देते, क्या देते हैं, भाग। अब क्या करते हैं, एक मेरा पूर्णांक संख्या है, अब इसको हम भाग दे देते हैं, दो भी एक पूर्णांक है संख्या। अब देखो जब भी दो संख्या को अगर दो पूर्णांकों का हम अगर भाग दे दे तो हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है कि पी और क्यू का मतलब क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य होने का अर्थ है कि मतलब इसकी एचसीएफ क्या आना चाहिए, एचसीएफ की वैल्यू 1 आना चाहिए। अब आपको बच्चा बोलेगा सर 4 लीजिए और 16 लीजिए, हाँ 4 भी एक पूर्णांक है, 16 भी एक पूर्णांक है। अभी इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, जब तक कोई संख्या पूरा ना कट जाए, जिसका कटना और संभव ना हो, है ना। तो 4 चौके 16, ये 1/4 मेरा एक पूर्णांक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, हालांकि 4/16 एक परिमेय संख्या नहीं। अब इससे क्या मतलब ये हुआ कि जब भी जोड़ने की बात करेगा, घटाने की बात करेगा तो हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। अब हमको जब भाग देने की बात करेगा, दो पूर्णांकों की, दो धनात्मक यूज नहीं करेंगे, दो पूर्णांक को अगर भाग दे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम,
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब 5 - √3 को एक अपरिमेय संख्या मतलब दर्शाना है। तो क्या करते हैं कि इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या मानेंगे कि माना कि 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की जब भी बात करता है तो आपको p/q दिखना चाहिए। अब देखो 5 - √3 बराबर क्या आ जाएगा, p/q। अब देखो q अगर जब भी कभी भी q अगर जीरो आ जाए, मतलब अंश बट्टे हर अगर जीरो आ जाए कभी भी, तो इसका हल होता है हमेशा अपरिभाषित। इसीलिए अपरिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन है कि q हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लिख दिए कि q जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर नहीं है जीरो की, मतलब q और जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि p और q को क्या होना चाहिए, p और q को सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें अभी तक हम 2 लाइन तो फिक्स है कि सब में पैटर्न नहीं आया, 2 लाइन फिक्स है ना कि परिमेय संख्या मान रहे हैं। इसके बाद p और q क्या होना चाहिए, सअभाज्य। सअभाज्य। अब क्या करते हैं हम कि अब रूट वाला संख्या इसको अलग कर लेते हैं, बाकी संख्या को हम अलग तरह भेज देते हैं। रूट्स वाला जैसे इधर क्या करते हैं, 5 इधर हम प्लस है बराबर से उधर p/q है, तो अब इधर हम p/q इधर ले आते हैं। तो 5 माइनस आ जाएगा 5 p/q बराबर, इधर -√3 है तो बराबर से उधर जाएगा तो +√3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे बट्टे का जोड़ ले लेते हैं, मतलब यहाँ का HCF ले लेते हैं। तो क्या आएगा, बट्टे का घटा लेंगे तो 5q माइनस p/q आया बराबर √3। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम कि चूँकि p और q क्या है मेरा, मतलब एक पूर्णांक है, तभी ना इसका HCF 1 आया था। चूँकि p और q एक पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5q - p भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, पूर्णांक होगा। आप देखो तो सॉरी ये गलत होगी, ये लाइन गलत हो जाएगा। अरे भाई जब भी किसी दो पूर्णांकों के एक पूर्णांक है तो ये आइए क्या ना पी, नहीं एक मिनट यहाँ थोड़ा मिस हो गया, यहाँ लिख दो, इसलिए थोड़ा एक लाइन कट जाएगा, गलत लिखा चलेगा। 5q - p एक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक है। अब देखो एक पूर्णांक नीचे ऊपर आ गया, एक पूर्णांक नीचे आ गया, तो क्या अगर दो पूर्णांकों को अगर भाग देते तो क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अरे भाई दो पूर्णांकों को हम भाग दिए थे, यहाँ पे एक पूर्णांक एक पूर्णांक दो, तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं ना। तो 5q - p को पूर्णांक संख्या यहाँ माने, और q भी एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि इसीलिए 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे खेला हो गया, खेला क्या हुआ, समीकरण 1 से क्या कह सकते हो तुम, समीकरण 1 से तुम क्या कह सकते हो कि हम क्या कह रहे हैं कि 5q - p/q जो है एक मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 क्या कह रहा है कि 5q - p/q बराबर किसका है, √3, जो कि √3 क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 से 5q, समीकरण 1 से 5q - p/q बराबर √3, जो कि क्या है मेरा, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या कह सकते हो जो कि अपरिमेय संख्या है, तो यह
हमारी पूर्व परिकल्पना परिकल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब क्या करते हैं हम, फिर क्वेश्चन नंबर हम क्या करने जा रहे हैं, उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर भी सेम, हम उदाहरण नंबर 10 की तरह ही बनेगा, है ना। सेम ही पैटर्न की है, उदाहरण नंबर 10 का पैटर्न जैसे था, उदाहरण नंबर 11 भी ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अरे भाई सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हाँ, ये भी तो बड़ा कहना सही। सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखते हैं तो माना कि 3√2 एक 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय को उल्टा मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। अब देखो इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, इसको हम क्या किए हैं, परिमेय संख्या माने हैं। तो 3√2 बराबर क्या होता है, p/q। अब q को जीरो नहीं होना चाहिए ना, q को अगर जीरो होगा तो मेरा मतलब अपरिभाषित हो जाना चाहिए। अगर q अगर मेरा जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब p और q को क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। q क्या है मेरा, सहअभाज्य है। p और q मेरा क्या है, सहअभाज्य। अब देखो p और q क्या है, मेरा सहअभाज्य है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देते हैं, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, p बराबर 3√2 q, 3√2 q। एक काम करते हैं, रूट वाला को अलग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, रूट वाला को अलग, है ना। इससे पहले जो किए थे क्या, रूट वाला संख्या को अलग, है ना, रूट वाला संख्या को अलग किए थे ना इससे पहले। तो इसमें भी क्या करते हैं, रूट वाला संख्या को अलग कर लेते। तो क्या आ जाएगा इधर, तो p/3 q बराबर √2, है ना। p वाला संख्या को अलग कर लेते हैं। अब देखो इसमें आप यहाँ भी कर सकते थे ना, 3 को यहाँ पहले भेज सकते थे, 3 को पहले यहाँ भेज सकते थे, √2 ऐसे ही रह जाता। तो क्या करते हैं हम कि अब क्या करते हैं, समीकरण इसको एक मान लेते हैं। अरे भाई p और q को क्या माने थे हम, परिमेय संख्या, सॉरी p और q को क्या था, सहअभाज्य संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या पूरा हुआ होगा मेरा। तो क्या करते हैं हम, चूँकि p और q एक पूर्णांक है, p और q है क्या है, मेरा पूर्णांक है। तो इसलिए p/3 q भी पूर्णांक होगा। अब देखो सॉरी यहाँ एक परिमेय संख्या होगा ना, अरे भाई मिस हो जाता है, थोड़ा मिस हो जाता है। यहाँ परिमेय संख्या होंगे, p/3 q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो क्या होगा कि, तो समीकरण एक से क्या यह है कि p/3 q एक परिमेय संख्या, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण एक से आप कह सकते हो, समीकरण एक से p/3 q बराबर क्या है, √2, जो कि क्या है मेरा, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है ना। तो यह हमारी
पूर्व परिकल्पना परिकल्पना का पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।